हेलो दोस्तों, वेलकम टू एचपी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की इस क्लास में हम क्लाइमेटोलॉजी के अंदर एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि है इंसुलेशन एंड एनर्जी हीट बजट या फिर हीट बैलेंस भी बोलते हैं कई लोग। इसके अंदर आज हम फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस देखेंगे इंसुलेशन का। इंसुलेशन बेसिकली सोलर रेडिएशन होता है जो सन से रिलीज होता है, उसको बोलते हैं। और सेकेंडली इसी क्लास में हम जो फ्लक्स होता है, जो फ्लो होता है सोलर रेडिएशन का हमारे बायोस्फीयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में, उसके बारे में स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से हमारी सोलर रेडिएशन है वो डिवाइड होती है डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे कि प्लांट्स हो गया, उसके बाद बायोमास और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार से डिवाइड होती है और कितनी कितनी मात्रा में होती है। तो चलिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो जो हमारी अर्थ है और जो हमारा पूरा का पूरा बायोस्फेरिक इकोसिस्टम है वो एनर्जी रिसीव करता है। यहाँ पर हीट एनर्जी की बात नहीं हो रही है, टोटल जितनी भी जो एनर्जी रिसीव्स होती हैं वो पहली तो सोलर रेडिएशन से होती हैं, दूसरी ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटी से होती है और एंडोजेनेटिक फोर्स से होती है। अब नॉर्मली देखिए जो सोलर रेडिएशन है वो हमें सन से मिलती है, और जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी में देखो क्या होता है, ग्रेविटी में हाई एल्टीट्यूड से हमेशा चीज़ें लो एल्टीट्यूड में आती हैं। ग्रेविटी का मतलब जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। और एंडोजेनेटिक फोर्सेस तो आपको पता ही है, जो अंदर ज़मीन के अंदर जो प्रोसेसेस होती हैं उससे कई सारी चीज़ें फॉर्म होती हैं, कई सारे रिलीफ फीचर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ये सब आ जाता है। अब जो इंसुलेशन होती है, जो सोलर रेडिएशन होती है, उसके क्या इंपॉर्टेंस है अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि मूवमेंट ऑफ एयर, जितने भी एयर होते हैं, जितने भी करंट्स होते हैं, वो इंसुलेशन जो सोलर रेडिएशन है उसकी वजह से ही हो पाते हैं। अब क्या होता है, गर्मियों में ठंडों में क्या होता है, गर्मियों में लो प्रेशर एरिया हो जाता है और सर्दियों में हाई प्रेशर एरिया हो जाता है। और आपको पता ही है जो एयर होती है वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करती है, जिसकी वजह से एयर करंट्स फ्लो होते हैं यहाँ से वहाँ। अब जो इंसुलेशन होती है, जो सोलर रेडिएशन होती है, वो बायो जियोकेमिकल साइकिल को भी ड्राइव करती है और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को भी ड्राइव करती है। नॉर्मली हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होती है, जो हमारा एवोपरेशन और प्रेसिपिटेशन, ये सब भी सोलर रेडिएशन की वजह से होती है, इंसुलेशन की वजह से। क्योंकि आपको पता ही है जितना ज़्यादा गर्मी होगी, जितनी ज़्यादा हीट होगी, एवोपरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। जितनी भी वाटर वगैरह जहाँ पर भी पाया जाता है, हर एक जगह से एवोपरेशन ऊपर जाता है और फिर कूल डाउन होकर टेम्परेचर कम होगा। ऊपर जाके जो आसमान में जाके क्लाउड्स इकट्ठे होते हैं और कंडेंसेशन होता है, वो प्रोसेस अलग होती है, पूरी प्रेसिपिटेशन होता है उससे। तो जो एवोपरेशन और प्रेसिपिटेशन होता है वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है, और जो बायो जियोकेमिकल साइकिल होता है उसका मतलब होता है साइक्लिंग और रिसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड केमिकल एलिमेंट्स इन द बायोस्फीयर। हमारे बायोस्फीयर में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं और जो केमिकल एलिमेंट्स हैं उनकी द्वारा साइकिल, और वो साइकिल पूरी होके और दोबारा से रिसाइकिल होते हैं हमारे बायोस्फीयर में। आपने देखा होगा कि जब बारिश का मौसम आता है तो जितने भी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दोबारा से रिसाइकिल हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हरियाली हो जाती है तो वो चीज़ें रिसाइकिल हो जाती है, और बारिश होने के बाद वो दोबारा से सूख जाते हैं और एक प्लेन मैदान हो जाता है। ये तो बस एक एग्जाम्पल है, ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं। अब जो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, हम अपने छोटी उम्र से ही पढ़ते आ रहे हैं साइंस में, कि जो सन होता है वो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, नॉर्मली हमने पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड, अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से जनरली करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो हमारी सोलर एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। अगला जो इसका इंपॉर्टेंस है, कई सारे वेदर फिनोमेना जो हमारी अर्थ सरफेस पे होते हैं वो डिपेंड होते हैं, कई सारी जो हीट का ट्रांसफ़र होता है ना सोलर एनर्जी का, अर्थ सरफेस और एटमॉस्फेयर के बीच में जो भी
ट्रांसफर होता है, जैसे कि कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये छोटे में ही आप लोग पढ़े होंगे, ये भी मतलब जनरल सी बात है। कंडक्शन मतलब जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है, डायरेक्ट मतलब किसी चीज़ को छूने से जो हीट का ट्रांसफ़र होता है। कन्वेक्शन का मतलब होता है जो लिक्विड और गैस के फ्लो से जो हीट का, थर्मल हीट का ट्रांसफ़र होता है वो होता है। इसमें सब में, तीनों में थर्मल हीट का ट्रांसफ़र होता है। और रेडिएशन में मतलब वेव्स की वजह से, रेडिएशन तो शब्द से ही पता चल रहा है, रेडिएशन, रेडिएशन मतलब वेव्स होती है, वेव्स से जो थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है वो क्या होता है, रेडिएशन। अब क्या होता है, जो सोलर रेडिएशन हमारी अर्थ सरफेस पे आती है, तो जितनी ज़्यादा हमारी अर्थ सरफेस पे सोलर रेडिएशन, इंसुलेशन, हीट आएगी, उतना ही ज़्यादा वेदर फिनोमेना इफेक्ट होगा। और वेदर मतलब क्या होता है, डे टू डे जो हमारे टेम्परेचर में चेंज होता है, आसपास की जो फिनोमेना में जो चेंज होता है वो वेदर कहलाता है। क्लाइमेट क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म चेंज होता है वो माना जाता है क्लाइमेट। मतलब वेदर को अगर अपन ऐड ऑन कर ले तो कई दिनों का वेदर मिलके एक क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया है इंट्रोडक्शन और बेसिक इंपॉर्टेंस हो गया है इंसुलेशन का। अब सेकंड अपन देखेंगे फ्लक्स ऑफ सोलर एनर्जी इन द बायोस्फीयर। तो इसमें देखिए एक एनर्जी चार्ट है, उसके अकॉर्डिंगली हमने फ्लक्स जो है, फ्लक्स को नॉर्मली क्या कहते हैं, फ्लक्स को कहते हैं फ्लो ऑफ सोलर एनर्जी हमारे जो बायोस्फीयर है उसमें। अब देखिए नीचे देखिए, यहाँ पर तो एक चार्ट हो गया है और वैसा लिखा हुआ है कि आपको अगर चार्ट से समझ में ना आए तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो देखिए इतनी जो जूल की एनर्जी होती है, जो 520 इंटू 10 टू द पावर 22 जूल्स ऑफ सोलर एनर्जी है, वो हमारे टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर में अर्थ के पहुंचती है। और ये एनर्जी अपन को बहुत ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन सन जितनी भी हर साल, एवरी ईयर सन जितनी भी एनर्जी रेडिएट करता है, ये उसका बिलियंथ पार्ट का भी हाफ है। मतलब बिलियंथ पार्ट उसका भी हाफ कर दें, इतनी एनर्जी हमारे एटमॉस्फेयर के टॉप पे रिसीव होती है। ठीक है, और उसमें से 100 इंटू 10 टू द पावर 22 जूल्स जो एनर्जी होती है वो अर्थ सरफेस तक पहुंचती है। मतलब 520 जो है वो टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर होती है, और जो 100 है वो अर्थ सरफेस तक पहुंचती है। अब उसमें से दो डिवाइड होते हैं, एक तो 40%, एक 60%। 100 में से तो 40% जो एनर्जी होती है वो रिफ्लेक्टेड बैक स्पेस में वापस चली जाती है। क्यों? रिफ्लेक्ट जैसे आपने देखा होगा, कांच पे लाइट मारेंगे आप तो वो वापस आ जाती है। तो डेजर्ट की जो सैंड होती है ना, उससे रिफ्लेक्ट होके जो स्नो होती है उससे भी रिफ्लेक्ट हो जाती है, जो आइस होती है उससे भी रिफ्लेक्ट होती है, जो ओशियंस, वाटर में भी, तो वाटर में रिफ्रैक्शन भी होता है और रिफ्लेक्शन भी होता है, तो कुछ रिफ्लेक्शन से वो भी स्पेस में चली जाती है। अब बची है 60% जो एनर्जी होती है, लगभग 60 इंटू 10 टू द पावर 22 जूल्स जो एनर्जी होती है वो अवेलेबल होती है ग्रीन प्लांट्स के लिए। और उस एनर्जी से जो प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, जिसमें क्या होता है पहले ही बता चुके हैं, सोलर एनर्जी फूड एनर्जी या फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, ओनली 170 into 10 to the power 19 joules are stored in biomass। ठीक है, अब देखना इतनी बची थी, अभी 10 to the power 22 पावर था, अब 10 to the power 19 पावर बचा। बीच की जो एनर्जी है वो कहाँ गई? वो एनर्जी लॉस्ट हो जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन बाय प्लांट्स। क्योंकि जो हम रेस्पायरेशन होता है जो प्लांट्स का और कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसमें भी तो एनर्जी का खर्च होता है ना, तो इतनी एनर्जी खर्च हो जाती है रेस्पायरेशन में, और बाकी की जो एनर्जी बची होती है वो स्टोर्ड हो जाती है बायोमास में। बायोमास क्या होता है? टोटल मास ऑफ द प्लांट टिश्यू, इसमें स्टोर्ड हो जाती है। ठीक है, द एनर्जी फर्दर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द अदर लेवल ऑफ
ऑर्गेनिज्म। अब देखिए सबसे पहले जो एनर्जी लेता है वो प्लांट्स लेते हैं, और प्लांट्स की वजह से ही वन लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म से सेकंड लेवल और अदर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म में जा रही है। अब एनर्जी को बोले, एनर्जी यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल मतलब अगर ये किसी ऑर्गेनिज्म द्वारा यूज़ करी जाती है तो उसको रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, वो खर्च हो जाती है। ठीक है, अब एनर्जी की बात करें, एनर्जी कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग होती है हमारे बायोस्फीयर में, कई सारे ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, कई सारी जगह पर उसका डिवीज़न होता है। ठीक है, विच में इन्वॉल्व बीइंग स्टोर्ड बट अल्टीमेटली बीइंग लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये स्टोर भी होती है, लेकिन आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा के लिए नहीं रहते हैं। क्या सब लोग अमर हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म? क्या प्लांट्स जो हैं, जो एनिमल्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो अमर नहीं हैं। वो कभी ना कभी तो उनको मरना होता ही है, कभी ना कभी तो जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कहीं ना कहीं तो लॉस्ट होगी ना। तो इस प्रकार से जो हमारा सन रिलीज़ करता है रेडिएशन, और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से डिवाइड होती है, आज की क्लास में हमने ये पढ़ा। और अगली क्लास में हम जो मेन चैप्टर है, मतलब मेन यहाँ से शुरू तो हो गया, पता चल गया यहाँ पर, अगली क्लास से हम शुरू करेंगे जो इंसुलेशन है, जो मैकेनिज्म है सोलर रेडिएशन का, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंसुलेशन का, और जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जैसे कि पढ़ा होगा जो एंगल ऑफ सन रेज होता है, ठीक है, लेंथ ऑफ द डे होता है, और डिफरेंट टाइप के, ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको इस क्लास में मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा, और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फर्दर पूरी प्लेलिस्ट डलेगी क्लाइमेटोलॉजी पे, सारे चैप्टर्स हम कवर करेंगे, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।